हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे क्लास 9 ट्राइबल रिबेलियन और आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 मेजर ब्रिटिश एक्ट के बारे में। चलो शुरू कर दे। कभी सोचा है कि कैसे कुछ कानूनी दस्तावेज, कुछ एक्ट्स एक पूरे के पूरे उपमहाद्वीप की तकदीर लिख सकते हैं? ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये उन कानूनों की कहानी है जिन्होंने भारत पर ब्रिटिश शासन की नींव रखी, उसे आकार दिया और फिर उसे खत्म भी किया। यही वो बड़ा सवाल है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। हम उन खास एक्ट्स को देखेंगे जिन्होंने धीरे धीरे सत्ता एक कंपनी के हाथों से छीनकर ब्रिटिश क्राउन तक पहुंचाई और आखिर में आज़ादी का रास्ता भी तैयार किया। ये सफर कोई छोटा मोटा नहीं है, ये करीब 200 साल लंबा है। 1773 में एक ट्रेडिंग कंपनी पर नकेल कसने की पहली कोशिश से शुरू होता है और 1947 में भारत की आज़ादी पर जाकर खत्म होता है। हर कानून अपने आप में एक मील का पत्थर था। तो चलिए इस यात्रा को शुरू से समझते हैं। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से। ये कंपनी अब सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रह गई थी, वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। तो ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हुआ कि भाई अब इस पर लगाम कसने का वक्त आ गया है। तो ये था पहला बड़ा कदम, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के जरिए ब्रिटिश संसद ने पहली बार कंपनी के भारतीय मामलों में सीधा दखल दिया। बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया और इस पावरफुल पोस्ट पर बैठने वाले पहले व्यक्ति थे वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन देखिए, 1773 का एक्ट काफी नहीं था। अभी भी कंपनी के व्यापारिक काम और राजनीतिक काम सब आपस में उलझे हुए थे। ये साफ करने की जरूरत थी कि किसका क्या काम है, और इसी जरूरत ने अगले बड़े कानून की नींव रखी। और फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये दोहरी नियंत्रण या ड्यूअल कंट्रोल की प्रणाली। इसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जिसका काम था राजनीतिक मामले देखना, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो कंपनी के व्यापारिक काम संभालते थे। मतलब पावर को साफ साफ बांट दिया गया था। और सबसे जरूरी बात, 1784 के एक्ट ने सब कुछ बदल दिया। सिर्फ एक लाइन ने भारत में ब्रिटिश संपत्ति, सारे इरादे साफ कर दिए। अब ये सिर्फ एक कंपनी का इलाका नहीं था, ये आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। ये व्यापार से साम्राज्य बनने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं जहां एक बहुत ही नाटकीय मोड़ आता है। अब हम उस दौर में पहुंच रहे हैं जब शासन एक कंपनी के हाथ से निकलकर सीधे डायरेक्ट ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में चला जाता है। 1857 का जो विद्रोह हुआ, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने फैसला किया कि बस अब बहुत हो गया, कंपनी का शासन खत्म करने का वक्त आ गया है। और ये भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। ये स्लाइड दिखाती है कि ये बदलाव कितना बड़ा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया और उसने सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही खत्म कर दिया। सारी की सारी पावर सीधे ब्रिटिश महारानी को सौंप दी गई और जो गवर्नर जनरल का पद था उसे अब वाइसरॉय कहा जाने लगा। वाइसरॉय मतलब क्राउन का सीधा प्रतिनिधि, और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय बने। कंपनी का राज तो खत्म हो गया और इसके बाद एक नया अध्याय शुरू हुआ। ये अध्याय था भारतीयों को अपने ही शासन में धीरे धीरे शामिल करने का। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत ही धीमी और काफी सीमित थी। ये स्लाइड दिखाती है कि बदलाव कितने धीरे धीरे, कितने छोटे छोटे कदमों से हो रहे थे। सोचिए, 1861 में जाकर पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में कुछ भारतीयों को शामिल किया गया। 1892 तक आते आते उन्हें बजट पर सवाल पूछने का एक छोटा सा अधिकार मिला। और फिर 1909 में एक बहुत बड़ी बात हुई जब सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। 1909 के जो मॉडले मिंटो सुधार थे वो एक और बहुत जरूरी, लेकिन कह सकते हैं कि विवादास्पद चीज लेकर आए, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल। इसका सीधा सा मतलब ये था कि मुस्लिम वोटर्स सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए ही वोट कर सकते हैं। इस सिस्टम ने भारतीय राजनीति में अलगाववाद के बीज बो दिए और इसे लाने का श्रेय लॉर्ड मिंटो को जाता है। इसीलिए उन्हें सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जनक भी कहा जाता है। अब हम पहुंचते हैं ब्रिटिश शासन के आखिरी दौर के कानूनों पर, और देखिए, विडंबना देखिए कि यही कानून आगे चलकर आजाद भारत के प्रशासनिक और संवैधानिक सिस्टम की नींव बने। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में एक बहुत ही पेचीदा सिस्टम शुरू किया जिसे द्वैध शासन या डायरकी कहते हैं। अब ये था क्या?
समझिए कि कुछ विषय जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य ट्रांसफर्ड यानी हस्तांतरित कर दिए गए, जिन्हें भारतीय मंत्री देखते थे। लेकिन जो असली पावर थी, जैसे पुलिस, फाइनेंस, वो रिजर्व्ड यानी आरक्षित विषयों के तौर पर गवर्नर के सीधे कंट्रोल में थी। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें जिम्मेदारी तो थी, लेकिन असली अधिकार नहीं था। और फिर आया 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ये कोई आम दस्तावेज नहीं था, ये अब तक का सबसे बड़ा, सबसे डिटेल्ड दस्तावेज था। और इसका महत्व बस इस बात से समझ लीजिए कि आज का जो हमारा भारतीय संविधान है ना, उसका ये मुख्य स्रोत माना जाता है। हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे सीधे इसी एक्ट से लिया गया है। इस एक्ट ने एक और बहुत बड़ा काम किया। इसने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों में बांट दिया: फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये जो ढांचा है, ये आज भी हमारे भारतीय संविधान में मौजूद है, जो दिखाता है कि इस कानून का असर कितना गहरा और लंबा था। और अब हम इस कहानी के क्लाइमैक्स पर, इसके चरमोत्कर्ष पर पहुंचते हैं। वो आखिरी कानून जिसने ब्रिटिश शासन का अंत कर दिया। और फिर वो कानून आया जिसने करीब 200 साल के ब्रिटिश शासन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 15 अगस्त 1947 को इसने न सिर्फ भारत को आज़ादी दी, बल्कि उसे 2 स्वतंत्र राष्ट्रों, भारत और पाकिस्तान में बांट भी दिया। और इसके साथ ही ब्रिटिश संसद के सारे अधिकार भारत पर से हमेशा के लिए खत्म हो गए। तो एक ट्रेडिंग कंपनी पर काबू पाने की कोशिश से ये सफ़र शुरू हुआ और 2 नए देशों के जन्म पर ख़त्म हुआ। लेकिन कानूनों की ये जो पूरी श्रृंखला है, ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। सोचने वाली बात तो ये है कि प्रशासन, कानून और राजनीति की ये जो 175 साल पुरानी विरासत है, वो आज भी भारत और पाकिस्तान को किस तरह से, कैसे आकार दे रही है।